असेंट भी उसकी जिसको ऑफर की गई। और फिर हमने कहा था कि जब वो ऑफरी असेंट शो कर दे तो इसको एक्सेप्टेंस कहते हैं, और ऑफर एक्सेप्ट हो जाए तो प्रॉमिस बन जाती है। उसके बाद ऑफर की एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन में बिल्कुल उसी तरह बोलकर, लिखकर या इम्प्लाइडली आप कर सकते हो बाय कंडक्ट। और फिर हमने डिस्कस किया था कि नेगेटिव कंफर्मेशन एक्सेप्टेंस में अलाउ नहीं होती। और नेगेटिव कंफर्मेशन का मतलब क्या था कि ऑफर ऑफर करते वक्त कहे कि इतने टाइम में आप ऑफर एक्सेप्ट कर लो। अगर आपने ना एक्सेप्ट की, यानी क्या, एक तो ना का जवाब आ गया, फिर तो अगर आपने कोई जवाब ही ना दिया, अगर आप खामोश रहे, तो मैं क्या समझूंगा, मैं अपनी ऑफर को एक्सेप्टेंस समझूंगा। तो कानून ने मना कर दिया था कि भाई इस तरह आप ऑफर नहीं कर सकते, और अगली पार्टी ने अगर जवाब नहीं दिया, उसका जवाब ना देना एक्सेप्टेंस नहीं होगा। उसके बाद मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था कि जो एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है। हाँ, ये अगर लफज ना बोला तो खुदा ना खासा लॉ के लिहाज से ये गुनाह कबीरा है। सिर्फ लॉ के लिहाज, अल्लाह माफ करे, दुनिया के लिहाज से नहीं या आखिरत के लिहाज से नहीं, सिर्फ लॉ पढ़ने के लिहाज से ये गुनाह कबीरा होगा अगर आपने एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन के साथ ये वर्ड यूज ना किया कि सर किसके लिए। बेटा, ऑफरर के लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी? अगर तो लेटर का मामला हो, वैसे तो हमें पता है ना, मैंने आपने ऑफर की, मैंने एक्सेप्ट कर लिया और आपने सुन लिया, रौला मुक्का। लेकिन खत के मामले में एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी? जब वो लेटर ऐसे पोस्ट हुआ हो कि ऑफरी की पहुंच से बाहर निकल गया हो, तो ऑफर के लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन उसी वक्त कंप्लीट हो जाएगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो एक्सेप्टेंस का लेटर चाहे इसको मिले या ना मिले। फिर हमने डिस्कस किया था कि ऑफरी के लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी? जब उसकी एक्सेप्टेंस ऑफरर के नॉलेज में आ जाए, तो ऑफरी के लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। फिर अगर आपको याद हो, हमने डिस्कस किया था कि क्या ऑफर रिवोक हो सकती है। हमने कहा था बिल्कुल ऑफर रिवोक हो सकती है। सॉरी, ऑफर रिवोक तो हो गया था, एक्सेप्टेंस की हमने बात की थी, वो ऑफर तो वो पीछे गुजर गया, उसको भी रहने दो। लेकिन फिर हमने डिस्कस किया था कि हर एक्सेप्टेंस भी वैलिड नहीं होती। जिस तरह हर ऑफर वैलिड नहीं होती, उसी तरह हर एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होती। जैसे हमने डिस्कस किया था कि ऑफर की वैलिडिटी के लिए कितनी कंडीशन थी? चार। चार हम कर लिया करते थे, यानी कि मान लो इनविटेशन और ऑफर और इनविटेशन ऑफ एन ऑफर को फर्क करते थे। कंडीशनल ऑफर हो सकती थी, दो बंदे, और उसके बाद सर्टन और डेफिनेट। तो हम चार, और जब वो पूछेगा पेपर के अंदर, वो चारों ही आपने लिखनी है वहां पे। फिर हमने डिस्कस किया था कि हर एक्सेप्टेंस भी वैलिड नहीं होती, उसके लिए भी मेरे बच्चे कोई 6 तरह की कंडीशन, उसमें से कुछ हमने पढ़ ली थी अगर आपको याद हो। सबसे पहले हमने देख लिया था कि एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल होनी चाहिए, और इन दोनों अल्फाजों का मतलब था अगर आपको याद हो। एब्सोल्यूट का मतलब क्या था? जैसे ऑफर की गई, जिन कंडीशंस के साथ की गई, उन कंडीशन समेत एक्सेप्ट करना है। और अनक्वालिफाइड या अनकंडीशनल का मतलब क्या था? अपनी तरफ से भी कोई कंडीशन ऐड नहीं करनी, क्योंकि हमारी आदत होती है कि सर मैंने सारी आपकी मान ली, एक मेरी मान ले। तो इस तरह अगर आप कर रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं दी। और अगर आप इसमें इसकी सारी कंडीशन ना मानो, या अपनी तरफ से कोई कंडीशन ऐड कर दो, उसकी कोई एक आधी कंडीशन आपने नहीं मानी, या अपनी तरफ से कोई कंडीशन ऐड कर दी, इसका इससे होगा क्या भला? कहीं ना कहीं नहीं, वैसे पीछे भी एक कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हो, कहीं ना कहीं ये काउंटर ऑफर बन जाएगी। वैसे ही अगर समझे हम तो वो क्या बन जाएगी? काउंटर ऑफर। ऐसे ही है ना मेरे बच्चे। वैसे तो जो देखो, पेपर में जिस तरह चीजें नजर आ रही हो ना, वैसे दिल खोल के वहां पे बताना है उसका। कभी नहीं ये घबराना, नहीं नहीं यहाँ पे तो फलानी चीज होगी। अगर कोई चीज गलत हुई है, जिस जो जो पॉइंट्स उसमें रेलिवेंट हैं, चाहे वो किसी किसी जगह से मिला के चीजें आप अपने लिहाज से बयान कर देंगे, इट्स ओके। यहाँ पे चाहे इस तरह कह दीजिएगा, देखें जी ये एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस नहीं है, इसलिए वैलिड नहीं। या ऐसे वो भी तो आंसर बिल्कुल सही है, इसने चेंज करके काउंटर ऑफर कर दी है, और जब काउंटर ऑफर हो तो पहली ऑफर वैसे ही खत्म हो जाती है, तो एक्सेप्टेंस तो वैलिड होती नहीं वो, बल्कि आप नए सिरे से ऑफर कर रहे हो। दोनों सूरतों में एक्सेप्टेंस तो दोनों सूरतों में नहीं हुई। तो दोनों तरह से भी बता दोगे, क्या कमाल होगा। फिर मेरिट सर्टिफिकेट आएगा, एक तरह से बता देगा तो पास तो हो जाएंगे ना। और हम बैठे यहाँ पे किस मकसद के लिए? पास होने के लिए। मेरिट सर्टिफिकेट लेने की किसी की कोई इरादा तो नहीं ना? नहीं। क्या नेक इरादे हैं आप लोगों के। भाई 1 लाख रुपया मिलता है उसी दिन, जिस दिन रिजल्ट आए उसका सूरज ग्रुप होने से पहले पहले, कैश में। और उसके बाद उसकी सारी स्टडी यहाँ की फ्री। तो फिर भी अगर इरादा ना बने तो कितने ठंडे लोग हो आप लोग, हैं? कि नहीं सर हमारा कोई इरादा नहीं, उसके बावजूद सर आप 2 करोड़ भी कहेंगे ना सर, तो सर हम फिर भी नहीं, कोई इरादा है, कोशिश नहीं करनी सर। हमारे पास मोबाइल हैं, उनमें इंटरनेट आता है सर, उसमें बड़ी सारी ऐप्स कर रखी हैं सर, तो हम क्यों इस पंगे में पड़े। ले बेटा, हमारा टाइम वेला है। ले बेटा, उसके बाद अगर आपको याद हो, हमने डिस्कस किया था कि रीजनेबल वॉट, जब एक्सेप्टेंस देनी आपने कैसे देनी है? रीजनेबल वॉट। देखो, पहले तो हमने इस चीज को क्लियर किया था, अगर ऑफरर ऑफर करते वक्त ना बताए इस मॉड में एक्सेप्टेंस देनी है, फिर भी रीजनेबल मॉड। और अगर ये कहेगा तो डिमांड भी रीजनेबल मॉड करेगा।
ये ना हो कि अगले बंदे को कहो कि वही जैसे हमने डिस्कस किया कबूतर कैसे, वो बेचारा कबूतर ही ढूंढता रहे है, उसको कबूतर ही ना मिले। अगर आपने कुछ नहीं बोला तो फिर ऑफरी रीजनेबल मोड में एक्सेप्टेंस है। अगर आप बोल रहे हो तो बोलते हुए भी एहतियात करनी है, उससे रीजनेबल मोड ही डिमांड करना है। और फिर हमने डिस्कस किया था अगर इसने रीजनेबल मोड डिमांड कर लिया हो तो फिर एक्सेप्टेंस हमेशा कैसी होनी चाहिए, उसी मोड में जिस मोड में ऑफरर ने कहा। लेकिन फिर हमने डिस्कस किया था कि अगर ऑफरी उस मोड में एक्सेप्टेंस ना दे, जैसे इसने कहा था बाय पोस्ट भेजो भैया मुझे एक्सेप्टेंस, ऑफरर ने क्या बोला बाय पोस्ट भेजो, लेकिन उसने हमने कहा कि उसने व्हाट्सएप कर दिया भैया, व्हाट्सएप कर दिया। अब क्या ये वैलिड है? हाँ 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 बिल्कुल, हम अभी फॉरन से इनवैलिड नहीं बोलेंगे, अब हम कहेंगे कि दोबारा जिम्मेदारी पड़ गई ऑफरर की। अब ऑफरर अगर इसके इस मॉड को एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो रीजनेबल टाइम के अंदर उसको जवाब दे दे, भाई बता दे उसको सर मैंने आपके इस व्हाट्सएप को एक्सेप्ट नहीं किया, जिस तरह मैंने आपको बोला था बाय पोस्ट भेजो तो बाय पोस्ट ही भेजो। तो अगर उसने रीजनेबल टाइम के अंदर ये डिमांड ना किया, 6 महीने बाद पेपर में लिखा दे 6 महीने बाद उसने डिमांड किया, उसे साल बाद, 4 महीने बाद, महीने बाद, भाई इतने दिन गुजारने के बाद थोड़ी होता। रीजनेबल टाइम का यहाँ पे बता तो नहीं रखा, लेकिन महीनों के बाद बताना ये भी तो अनरीजनेबल है। कहीं अकल थोड़ी बहुत तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं ना, कि महीनों के बाद उसको बता रहे हो मैंने तेरे उस मोड को एक्सेप्ट, व्हाट्सएप देख लिया आज ही ब्लू टिक भी हो गया उसके अंदर है, लेकिन उसको महीनों के बाद आके बता रहे हो तेरे मैंने इस मोड को एक्सेप्ट नहीं किया है, तो मुझे क्या करो, मुझे ईमेल ही वो भेजो, लेटर ही भेजो। याद रखो इस बात को। बेटा उसके बाद मजीद 3 थी जो आज हमने डिस्कस करनी थी, 3 पीछे हमने डिस्कस कर ली और ये 3 हमने डिस्कस करनी थी, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, इसमें सुपर डुपर इंपॉर्टेंट ये वाली बहुत दफा कि आपने पूछ रखा है इसके ऊपर। और यहाँ पर भी अगेन जरा थोड़ी सी आपको जिसको कहते हैं ना अकल बड़ी या भैंस है, तो यहाँ पे हमने कहा था कि भैंस कौन है, कानून। तो यहाँ पे भैंस बड़ी ही हो है, क्योंकि अकल तो आपकी बड़ी होनी नहीं उस लिहाज से, क्योंकि अगर नहीं तुम्हारा था तो अभी देख लेना। लो बेटा आपके सामने एक सिचुएशन है, अज्यूम कर लो। अच्छा पहले तो एक सादी सी चीज बताओ ना मुझे, ये वैसे में बता रहा हूँ ये क्योंकि आगे जाके भी आपने मुझे शर्मिंदा ही करना है, तो बेहतर नहीं मैं आज ही शर्मिंदा हो जाऊँ है? तो मेरे बच्चे अज्यूम कर लो कि मिस्टर ए है, मिस्टर ए की गाड़ी, मिस्टर ए ने अपनी गाड़ी भेज दी किसी मिस्टर बी को, ये है बायर और ये है सेलर, 20 लाख रुपए की भेज दी भैया इसको। मिस्टर बी से गाड़ी चोरी कर ली किसी मिस्टर सी ने, ये चोर है, इसने क्या कर लिया, इस गाड़ी को चोरी कर लिया है। तो बेटा उसके बाद मिस्टर सी ने क्या किया, इस गाड़ी को आगे किसी मिस्टर डी को भेज दिया 25 लाख रुपए में, मिस्टर डी को भेज दिया, और मिस्टर डी इंतहाई मासूम इंसान है, उसको नहीं पता ये गाड़ी चोरी की। और मेरे बच्चे एक दिन उसको गाड़ी नजर आ गई मिस्टर बी को कि गाड़ी किसके पास है, मिस्टर डी के पास। अब मिस्टर बी ने मिस्टर डी को कहा कि भैया ये तो गाड़ी मेरी है, मुझे मेरी गाड़ी दो। अब मुझे एक चीज बताओ, ये गाड़ी मिस्टर डी की है या मिस्टर बी की है? डी के पास रहेगी या बी के पास वापस आएगी? और डी ने ईमानदारी के साथ उसको 25 लाख में खरीदा है। तो आप किस लिहाज से कह रहे हो कि किसके पास? मुझे वो बच्चे बताओ जो कह रहे हैं कि सर बी के पास गाड़ी वापस आएगी, वो हाथ खड़ा कर। मेरे बच्चे मैंने जो सोचा आपने मुझे अभी वो ना दो, जो कह रहे हैं कि सर बी के पास वापस आएगी और जो कह रहे हैं सर डी के पास ही रहेगी, उसे 25 लाख पे किया है, हाथ खड़ा करो। बेटा एक चीज दिमाग में रखा, खुदा का खौफ करो, आपको मुल्क के कानून का नहीं पता। एक दफा चीज चोरी हो गई हो तो चोर मालिक बन जाते हैं? नहीं। एक बंदा एक चीज का मालिक ही ना हो, वो चीज को आगे कैसे बेच सकता है वो? या एक बंदा खुद मालिक ना हो, वो कैसे हो सकता है कि आगे किसी को चीज दे, वो आगे मालिक किसी को बना दे? मलकियत यहाँ पे खत्म हो गई थी इस गाड़ी के ऊपर। आगे जितने भी हाथों में जाएगी ये गाड़ी के, कोई भी बंदा मालिक नहीं बनेगा, जितनी मर्जी ईमानदारी से किसी ने पैसे पे की, मालिक हमेशा वही रहेगा जिससे वो गाड़ी चोरी हुई। ये कानून है मेरे बच्चे। अगर इस तरह होना शुरू हो जाता फिर तो रुल जाते हैं हम हैं। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, चोरी के मोबाइल खरीद लेते हैं। हाँ हम क्या यहाँ पे ये कहेंगे कि भैया मैंने तो ईमानदारी से खरीदा सर? हमें पुलिस साथ ले जाती है, मोबाइल भी साथ ले जाती है, और फिर वो हम क्या करते हैं, हम उस बंदे को पकड़वा देते हैं, शुक्र है जिससे हमने खरीदा था, वो जाने उसका काम है, और हम वहां से निकल के आ जाते हैं। लेकिन मेरे बच्चे खुदा ना खासा ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर एक दफा कोई चीज चोरी की हुई हो, याद रखना चोर के पास उसकी ऑनरशिप ही नहीं होती। जिसके पास खुद के पास ऑनरशिप ना हो वो आगे किसी को ऑनरशिप कैसे दे सकता है? समझाने की बात करो ताकि यहाँ पे अब जरा मेरे बच्चे एक चीज, ये तो वैसे चोरी का जिक्र आया था, मैंने कहा कि आगे जाके भी आपने मुझे दिल तोड़ना है तो आज ही चलो रौला ही खत्म करें। आई होप कि आज के बाद ये चीज आप हमेशा याद रखोगे। दोबारा फिर जब वक्त आएगा चैप्टर नंबर 14 जब शुरू करेंगे तो फिर मैं यहाँ से आपसे यही इसी तरह की बात पूछूंगा, उम्मीद है कि आप उससे मुझे सही बता दें। लेकिन कई लोग भूल चुके होंगे उस वक्त तक फिर,
है, क्योंकि हम तो पैसों के चक्कर में, देखो ईमानदारी के साथ, सर ने बोला ना, ईमानदारी के साथ 25 लाख पे किया। यहाँ धोखा तो सर आपने दिया ना हमें, तो ईमानदारी का लफ्ज क्यों बोला साहब? भाई इस चीज को गोली मारो। है, मैं मोबाइल पीछे आज ही सुबह चोरी करके लेके आया हूँ और मैं आपको बेचता हूँ। आपने ईमानदारी के साथ खरीदा है, भाई आप मालिक थोड़ी बन जाएंगे इसके। ये चोरी का है तो चोरी का ही रहेगा। ले बेटा, अब देखिएगा मिस्टर ए का, मान लो कि मेरे बच्चे कुत्ता मुझे बनाना नहीं आता, इसका कुत्ता गुम हो गया। ये आई आपका सवाल है, इसका कुत्ता गुम हुआ और मेरे बच्चे, इसने क्या किया, इसने अपने मुलाजिम मिस्टर बी को कहा कि भैया जा कुत्ता ढूंढ के लेकर आ। मिस्टर बी भैया अपने घर से निकला और कुत्ता ढूंढने के लिए। ऐसे में मेरे बच्चे उसी वक्त मिस्टर ए ने क्या किया, ऐलान कर दिया, जो बंदा मेरे कुत्ते को ढूंढ कर लेकर आएगा उसको मैं 1 लाख रुपया इनाम दूंगा। जो बंदा कुत्ते को ढूंढ कर लेकर आएगा उसको मैं 1 लाख रुपया इनाम दूंगा। लो भैया, जब ये ढूंढने निकल पड़ा था, पीछे से मालिक ने क्या कर दिया, ये ऐलान कर दिया। भाई इसका दोस्त था एक मिस्टर ए का, मिस्टर सी, वो भी अक्सर इसके घर जाया करता था और इस कुत्ते से बड़ा डर लगता था। तो वो कुत्ता किसी गली मोहल्ले में घूमता हुआ मिस्टर सी को नजर आ गया, लेकिन मिस्टर सी को यह नहीं पता कि इसके ऊपर इनाम भी है। मिस्टर सी को यह कुत्ता नजर आया, उसने क्या किया, उस कुत्ते को पकड़ा और अपने दोस्त को लेके जाके वापस कर दिया। अब मेरे बच्चे मुझे एक चीज बताएं, ये जो 1 लाख रुपए का इनाम है, क्या मिस्टर सी को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? क्यों? आप लोगों को पहले ही पता है, तो आप लोग यहाँ पे करने क्या आते हैं? पढ़ाने आते हैं मुझे? है? ये कैसे हो सकता है कि आपको पहले ही पता हो? अच्छा, पहले पढ़ लिया है, रीड किया है? अच्छा, एग्जाम्पल पढ़ने, बड़े तेज हो यार, ये तो दुख देते हुए सराह करके है। एग्जाम्पल पढ़ के देखो, मैं पहले ही आपको बताता, आई कैप की किताब खूबसूरत लिखी हुई है। यकीन करें, कोई बच्चा सेल्फ स्टडी करके भी इसको कर लेना, आसानी के साथ कर सकते। हर चीज जो लिखी हुई है उसके नीचे एग्जाम्पल है, और खाली एग्जाम्पल ही नहीं, उससे उसके जो पास पेपर है, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन के नाम से सवाल आएंगे ना इसके अंदर, वो पास पेपर है। जहां भी लिखा ना प्रैक्टिस क्वेश्चन, एक तो एग्जाम्पल है ना, दूसरा लिखा होगा प्रैक्टिस क्वेश्चन। जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे वो क्या होंगे, वो इसके पास पेपर है। तो इसलिए वो आगे आ जाएंगे ऐसे, जब साथ साथ चलेंगे। तो सारे नहीं दिए उन्होंने, कुछ कुछ दे दिए, बाकी हाँ। तो लो बेटा, अब कानून सुन लो, कानून सुन लो। कानून कहता है कि अगर मेरे बच्चे ऑफरी को ऑफर का पता हो तो तभी एक्सेप्टेंस होती है। अगर किसी को ऑफर की ना पता हो तो एक्सेप्टेंस कैसे हो सकती है? कानून बड़े वाजे है। देखो, ऑफर के ऊपर ही एक्सेप्टेंस होती है। और ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती थी बोला? जब ऑफरी के नॉलेज में आ रहे। लेकिन यहां पे तो सर जनरल ऑफर की थी। भैया जनरल ऑफर भी चाहे की हो कि जो बंदा भी कुत्ता ढूंढ के लेकर आएगा मैं उसको ये इतना इनाम दूंगा, लेकिन उसके दोस्त को तो फिर भी नहीं पता, उसने तो सुनी नहीं इसकी बात, उसके नॉलेज में तो है ही नहीं। तो मेरे बच्चे याद रखना, कानून कहता है जिसके नॉलेज में ऑफर आई ना हो वो कभी एक्सेप्टेंस दे ही नहीं सकता। याद रखोगे इस बात को। एक्सेप्टेंस देने के लिए आपको ऑफर का पता होना जरूरी है। यहां पे उसके दोस्त ने कुत्ता ढूंढ के लेके जाके उसको दे दिया, लेकिन कानून कहता है कि आप इसको इनाम नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको, हाँ अगर वो इनाम का सुन के मान लो उसको पता चल जाता, फिर वो बाद में चाहे कुत्ता वैसे ही मिल जाता उसको, चाहे ढूंढता, चाहे ढूंढने बगैर खुद ही उसके सामने आ गया, क्योंकि वो जहां पे भी जाता था कुत्ता उसके सामने ही रहता था। उसको जारी बात है, जिस चीज का डर हो वो हमारे सामने ही होता है। जैसे हमें डर होता है कि खुदा न खास्ता कहीं इस एरिया से सवाल ना आ जाए, तो मेरे बच्चे आई कैप के पेपर के अंदर वो आ जाते। तो हमें जिस चीज़ का डर होता है वो हमेशा चीज़ हमारे सामने ही होती है। जैसे अल्लाह माफ़ करे, देखें मौत से हम डरते हैं लेकिन सामना करना ही करना है, हो ही नहीं सकता है। जो मर्जी बीमारी से हम डरते हैं लेकिन सामना करना ही करना है। तो मुश्किलों से तो हम डरते हैं, लेकिन अल्लाह माफ़ करे, ज़िंदगी में आसानियाँ भी हैं, मुश्किलें भी हैं, सबको हमने फेस करना है। लेकिन अल्लाह ताला से हमेशा मेरे बच्चे क्या कहते हैं उसको, तौबा करनी चाहिए। अल्लाह ताला से मांगना चाहिए कि या अल्लाह हमें कभी आजमाइश में न डाल। हम इतने ताकतवर नहीं कि अल्लाह माफ़ करे कि मुश्किलों को हम बड़े आसानी के साथ झेल लेंगे। तो या अल्लाह हमें माफ़ी रखना इस मामले से, तो अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। लो बेटा, अगली बात देखिएगा। अच्छा, मान लो कि इसके दोस्त को कुत्ता ना मिलता, इसके मुलाजिम को मिल जाता, तो फिर बताओ क्या मुलाजिम को ये इनाम मिलना था? अगेन सर, वो तो पहले ही घर से निकल पड़ा, उसने इनाम अनाउंस किया बाद में। हाँ, अगर उसकी मौजूदगी में अनाउंस किया होता तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था वो मुलाजिम था कि नहीं। उसने एक जनरल ऑफर की थी, पहले ऑफर की टाइप्स होती थी यहाँ पे, जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, अब वो है नहीं यहाँ पे। लेकिन वैसे याद रखना कि अगर मैं कहूँ स्पेसिफिक ऑफर क्या है, ये मोबाइल, मान लो कि इस बेटा नाम कदीर, अब्दुल कदीर को कहता हूँ कि बेटा ये मुझसे मोबाइल खरीद लो, और सिर्फ इसके लिए ऑफर है, तो ये क्या है, स्पेसिफिक ऑफर है। एक जनरल ऑफर होती है, जनरल ऑफर में क्या है कि कोई भी बंदा, जैसे यहाँ पे है, कोई भी आप में से कोई मोबाइल खरीदना चाहे तो मुझसे 10,000 का खरीद ले। ये कौन सी ऑफर है? ये जनरल ऑफर है। तो स्पेसिफिक ऑफर पर्टिकुलर पर्सन को, और जनरल ऑफर क्या है, जिसमें आप कोई पर्टिकुलर पर्सन ना हो,
इसमें एक से ज्यादा लोग हो, कोई भी हो जो एक्सेप्ट कर ले, उसको हमेशा क्या कहेंगे, जहां पे ऑप्शन हो कोई भी एक्सेप्ट कर ले। तो ये एक क्लास के लिहाज से एक खाली, अच्छा वैसे अगर देखें इस क्लास में से कोई बच्चा ये खरीद ले, तो ये कौन सी ऑफर है, अगेन जनरल हो जाएगी, क्योंकि मेरे बच्चे नहीं नहीं सॉरी, ये स्पेसिफिक है। अगेन मेरे बच्चे क्या होगी, ये सिर्फ इस क्लास में से कोई बच्चा खरीद सकता है, क्लास से बाहर कोई नहीं खरीद सकता। तो उस लिहाज से यानी कि कुछ ना कुछ स्पेसिफिक कर दें, ये बच्चा स्पेसिफिक कर दिया, ये क्लास स्पेसिफिक कर दी, सिर्फ इस कॉलेज में से, अगेन वो स्पेसिफिक होगी। वैसे चाहे इनमें से कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है उस लिहाज से, अगर हम देखें जनरल है, लेकिन जनरल और स्पेसिफिक में क्या है, जब पर्टिकुलर बंदा या बंदे आप डिटरमिन कर दें तो उसको स्पेसिफिक ही बोलते हैं, लेकिन आप वो सिलेबस में नहीं, लेकिन फिर भी वैसे ही आपको बता रही है। लो बेटा, ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए ऑफर का नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपको ऑफर का ही ना पता हो, आप एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सर वो कुत्ते के मालिक को तो कुत्ता मिल गया है, ये तो वो हो गया। अब मैं हमेशा वो आ रहा होता हूँ, हमारे जो मस्जिद है और घर है उसके दरमियान में एक चौक है, उसके उसके ऊपर एक बड़ा सा एक दरख्त बना हुआ, वहां पे ना एक लिखा हुआ है, मैं हमेशा बच्चों को बताता हूँ जब ये टॉपिक पढ़ाता हूँ, उस पर किसी की एंजल गुम हुई हुई है, बिल्ली है वो, वो पक्का पक्का लगा हुआ कई सालों से, वो इश्तिहार से बड़ा पक्का लगाया किसी ने, किसी ने उतारा भी नहीं, फाड़ दिया आधा, लेकिन अभी आधे से ज्यादा जो ज्यादा चीजें वो अभी भी लिखी हुई हैं। उसने बिल्ली का नाम हर जैसे ऐसे जैसे बिल्ली कहीं मिलेगी उसको बताएगी कि भैया मैं एंजल हूँ, है तो उसने बिल्ली का नाम सारा कुछ उसमें बता रखे हैं, या ऐसे है जैसे पता नहीं उसके पास आईडी कार्ड है जिसको लोग चेक करेंगे, लेकिन मासूमियत है ना उस बंदे की, मैं बेशर्मी नहीं बोलूंगा इसको, जिसने भी इश्तिहार लगाया उसकी मासूमियत है कि बिल्ली का नाम बता रखा है, भाई तेरे घर का मामला है, हमें क्या पता तूने बिल्ली का क्या नाम रख रखा है, लेकिन बरं तो वो हमेशा मैं पढ़ता हूँ, लेकिन उसके नीचे इनाम नूम था, वो कभी उतना का हिस्सा फटा हुआ। लेकिन एक दफा यहाँ पे बरकत ये क्रीम मार्केट में यहाँ पे लगा हुआ था बैनर, बड़े बड़े बैनर लगे हुए थे। तो ये ज्यादा पुरानी बात नहीं, मेरा ख्याल है कोई 5-6 महीने 7 महीनों की बात होगी, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने बताया था, इसका मतलब उससे पहले हो चुका था ये मामला। मैं आ रहा हूँ तो एक बड़ा सारा वो लगा हुआ चौक के अंदर बैनर, उसने कहा कि एक कुत्ता गुम हो गया और मेरे भाई की निशानी है, तो भाई नहीं रहा होगा दुनिया में, है उसकी निशानी है वो कुत्ता, तो जो बंदा ढूंढ के लेकर आएगा उसको 1 लाख रुपए इनाम, तो कुत्ते की तस्वीर भी थी ऊपर। तो खैर इस तरह का मामला था, इसका मतलब अब मैं कोशिश करता उस दिन क्लास में ना आता, एक कुत्ता ढूंढता, 1 लाख रुपए मुझे मिल जाना था, ऑफर तो मेरे नॉलेज में आ गई ना, है। लेकिन अगर वैसे ही मान लो कि वो कुत्ता वैसे ही मुझे मिल जाता और पता चला वो 200 का कुत्ता है, और मैं उसको लेके जाके 200 को दे देता और उस पर 200 ने इनाम रखा होता 1 लाख रुपया, मुझे बताओ क्या मिलना था? नहीं। लेकिन अगर ऑफर का पहले पता चल जाता, 200 से नहीं पता चला, लेकिन इश्तिहार मैंने देखा, इश्तिहार के बाद मैं थोड़ी सी आगे गया, मुझे कुत्ता मिल गया। आप बताओ, अब तो जाहिर मिल गया ना, ऑफर नॉलेज में आ गई, तो अब मुझे क्या करना है, अब इनाम मिलेगा। अब कई लोग सोचते हैं सर अगर ऑफर का पता ही ना हो और मिल गया हो तो फिर अगर वो इनाम ना दे रहा हो कुत्ता ही ना दे। मेरे बच्चे एक चीज आगे जाके हमने पढ़नी है, अगर आपको गुमी हुई चीज मिले वो भी मालिक की ही होती है, गुमी हुई चीज को वापस करना मालिक के ऊपर आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप नहीं करते तो आपके हाथ में चीज चोरी की कंसीडर होती है, आपके साथ वो सलूक होता है जो चोर के साथ कानूनी तौर पर, याद रखोगे। तो इसलिए मेरे बच्चे ये ना सोचेंगे आपने वो चीज वापस ही नहीं करनी है, इनाम देंगे तो फिर वापस करेंगे, ऐसा नहीं होगा, वो वापस करनी पड़ेगी, नहीं तो कानूनी तौर पर वो चोर कह के आपको वो चीज वापस ले सकता है। खैर ये चीज थोड़ी बहुत समझ आ गई मेरे बच्चे, अल्फाज देख लो, ऑफरी मस्ट बी अवेयर, ऑप्शन नहीं है मेरे बच्चे, मस्ट लिख दिया उसने, और कानून में मस्ट का इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ये हमारा मस्ट नहीं है, ये कानून का मस्ट है। कहता है कि ऑफरी मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल अदरवाइज द एक्सेप्टेंस इज नॉट वैलिड, यानी कि आपको ऑफर का ही ना पता हो तो आप एक्सेप्टेंस कैसे दे सकते हो बगैर ऑफर के नॉलेज के, ऑफर चाहे हुई हो लेकिन आपके नॉलेज में ना हो और आपने एक्सेप्टेंस दे दी हो, ये वैलिड नहीं हो। याद रखो, होता ना कि बात का आपने पिज्जा ऑर्डर की, वैसे मैं बता रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, आपने पिज्जा ऑर्डर किया किसी ए, मिस्टर ए को, उसको कहा कि सर मुझे पिज्जा पहुंचा दो सीएफई में, मैं बैठा हूँ, वहीं पे एक मिस्टर बी आया, वो पिज्जा लेकर पहुंच गया, ठीक है, वो किसी और के लिए लेकर आया हुआ, और मेरे बच्चे उसने कहा कि सर पिज्जा मंगाया, आपने कहा कि हाँ, और आपने क्या कर लिया, उसने उसने आपको पिज्जा दे दिया। तो मेरे बच्चे मुझे ये बताओ क्या ये एक्सेप्टेंस वैलिड है? क्या ये सही है? ये सही हो गया कॉन्ट्रैक्ट? क्योंकि मेरे बच्चे उसने तो इसको कहा था ना, है। तो ये तो मेरे बच्चे अगर ये पिज्जा लेकर आ गया है, वैसे अगर मैं कहूँ तो उसको तो लगा कि शायद मिस्टर ए ही लेकर आया, जबकि मिस्टर बी को तो इसका पता ही नहीं था, इसने ऑफर की हुई है मुझे। वैसे मैं समझाने की वैसे ही बात कर रहा हूँ, अगर ये अजीब सी बात है, लेकिन मेरे बच्चे जब एक बंदे को पता ही को नहीं कि ये वही बंदा है, या इसको मिस्टर बी को थोड़ी पता था ये वही बंदा है जिसने हमें ऑफर की हुई है, वो तो कोई और बंदा है, चले इस बात को बुरी मानो, आई मीन अपने आप को कंफ्यूज ना करना,
बस ये दिमाग में रखना कि वो क्या कर सकता है, जैसे उसको पता चलेगा ओहो सर आपने मेरा पिज्जा वापस करो, वो कहेगा नहीं नहीं अब तो आपने पिज्जा दे दिया, वो कहेगा सर कैसे हो सकता है, आपने कौन सा मुझे ऑफर की, मैंने कि पिज्जा लेकर आओ, ये तो अनजाने में सर आपको किसी और चीज की डिलीवरी किसी और को दे दी, ये किसी और की चीज है। ऐसे ही जैसे किसी और ये मोबाइल मेरा हो और आपको कोई बंदा देकर चला गया तो ये मेरा ही है, तो ये पिज्जा किसका होगा, ये मिस्टर बी को जिसने ऑर्डर किया होगा उसका होगा, मिस्टर ए का, चलो यार पिज्जे के गोली मारे, हमें कंफ्यूज करना है क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं, इसमें कुछ और भी कानून लगते हैं इसके अंदर, लॉ ऑफ टॉट भी आता है इग्नोरेंस में। खैर आप आसानी रखो जितना का आपको आई कैप रखना चाहें। ले बड़ा, मिस्टर ए का मोबाइल गुम हुआ और मिस्टर ए ने उसके ऊपर इनाम अनाउंस कर दिया कि जो बंदा मेरा मोबाइल ढूंढ के लेकर आएगा उसको 10,000 रुपया मिलेगा। उसके दोस्त मिस्टर बी को मिल गया, उसने थोड़ा सा मोबाइल ऑन करे तो थोड़ी सी तस्वीर नजर आती है ना, इतना सा तो नजर आता है ना उसके ऊपर, उसने ऑन किया वो ये तो मेरा दोस्त है, इसका मतलब मोबाइल किसका है, मेरे दोस्त का, उसने ला के मोबाइल अपने दोस्त को दे दिया, लेकिन उसको नहीं पता था इसके ऊपर 10,000 इनाम भी, तो मिस्टर बी को इनाम मिलेगा कि नहीं, क्यों नहीं मिलेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनाम उसने अनाउंस किया है कि नहीं, उसने इनाम अनाउंस किया हो, दुनिया को पता हो, सिर्फ मिस्टर बी को ना पता हो, तो मिस्टर बी को इनाम नहीं मिलेगा, याद रखोगे। कहते हैं द ऑफरिंग मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल अदरवाइज द एक्सेप्टेंस इज नॉट वैलिड। बाकी जब पास पेपर करेंगे तो फिर आपको सवाल आ जाएंगे आपके सामने, सारे जितने भी आपके दिमाग में थोड़े बहुत सवाल होंगे वो सारे मेरे बच्चे रिजॉल्व हो जाएंगे जब पास पेपर करेंगे। ले बेटा उसके बाद 2 पॉइंट इकट्ठे थे, एन ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड आफ्टर इट हैज बीन रिजेक्टेड या टर्मिनेटेड अर्लियर, यानी कि ऑफर एक्सेप्ट नहीं हो सकती जो पहले आपने रिजेक्ट कर दी हो, दोबारा एक्सेप्ट नहीं हो सकती, या पहले जो टर्मिनेट हो चुकी हो वो दोबारा एक्सेप्ट नहीं करती। अब मेरे बच्चे इसका जरा देखिएगा एक एक करके। सबसे पहले याद रखें रिजेक्शन की हमने बात की थी, मिस्टर अजीम कर लो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी आपके पास ये बाइक है मुझे 1 लाख रुपए की सेल कर दो, उसने कहा कि भैया मैं तुझे क्यों सेल करूं, मैंने खुद ऑफिस जाना होता है, इसने क्या कर दिया इसकी इस ऑफर पे इनकार कर दिया, उसके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, उसने कहा कि भाई ये मैंने खुद अपने इस्तेमाल के लिए रखी हुई है। हुआ क्या कि कुछ दिनों के बाद मिस्टर बी की वाइफ बीमार पड़ गई, उसको पैसों की जरूरत पड़ गई, उसने अपने दोस्त को कॉल की कि उसने कहा कि मैंने आपकी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, अब ये बताओ क्या ये एक्सेप्टेंस वैलिड है, उसने कहा कि भैया 1 लाख रुपया भिजवाओ और अपनी बाइक ले जाओ, उसने कहा कि भाई ये कैसे हो सकता है, तूने तो इनकार कर दिया था, कहता नहीं अब मैंने उस वक्त कर दिया था लेकिन अब मुझे जरूरत है, मैंने अब तेरी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, अब बताओ क्या ये एक्सेप्टेंस वैलिड है, कानून कहता है ये एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं, जब पहली दफा उसने इनकार कर दिया था उसकी ऑफर उसी वक्त खत्म हो गई, जब ऑफर रिजेक्ट कर दी थी उसने इनकार कर दिया था मैंने ये बाइक नहीं बेचनी तो उसकी ऑफर खत्म हो गई थी, अब जब ये उसको कह रहा है कि लाओ भैया पैसे और अपनी बाइक ले जाओ, एक्चुअली ये नए सिरे से खुद ऑफर कर रहा है, अब उसकी मर्जी उसकी ऑफर को एक्सेप्ट करे या ना करे, ये काउंटर ऑफर नहीं है, वो तो बार्गेनिंग में होती है ना, ये तो वो तो पहले ऑफर वैसे वैसे खत्म हो गई थी, अब कुछ दिनों के बाद इसने नई ऑफर की तो भैया अब मैं तुझे बेचना चाह रहा हूं तो अब ये बाइक ले जाओ, लेकिन अब उसकी मर्जी उसको एक्सेप्ट करे या ना करे, याद रखोगे। यानी कि जो ऑफर पहले रिजेक्ट हो चुकी हो वो रिजेक्ट होते ही खत्म हो गई, दोबारा बाद में आप उसको एक्सेप्ट करना चाहें तो मेरे बच्चे वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगी, बल्कि आप उस वक्त खुद ऑफर कर रहे हो। ये आगे जो मैं बात बता रहा हूँ ना ये वैसे कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूँ, बस इतना दिमाग में रखो, ऑफर एक दफा जब रिजेक्ट होगी थी खत्म होगी, अब दोबारा उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, याद रखोगे, नहीं ना समझे, एक ही बात है, नहीं रिजेक्शन में तो आपने खुद इनकार कर दिया, रिवोक तो कई तरीके से हो सकती है ना, रिवोक का किसी भी तरीके से खत्म हो जाना किसी चीज का, वो रिजेक्शन भी रिवोक ही है, लेकिन उसके अलावा रिवोकेशन के हमने और भी तो तरीके का डिस्कस किया था ना, ऑफर कैसे कैसे रिवोक कर सकती है, तो ऑफर रिवोक होने के कई तरीकेकार थे, उसमें एक मेरे बच्चे रिजेक्शन भी था, अगर आपको याद, इसका मतलब जब मैनर ऑफ रेवोकेशन ऑफ ऑफर या मैनर ऑफ लैप्स ऑफ ऑफर अगर आप पढ़ेंगे उसमें कई तरीकेकार हैं ऑफर के लैप्स करने के या रिवोक होने के, एक ब्रॉडर टर्म है बस, ऑफर कैसे खत्म हो सकते हैं रिवोक करने का यही मतलब है, उसमें एक तरीका का रिजेक्शन का भी है और भी तरीकेकार है। एन ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड आफ्टर इट हैज बीन रिजेक्टेड अर्लियर, जो ऑफर पहले आपने रिजेक्ट कर दी थी उसको बाद में एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि ऑफर रही नहीं, जब आपने रिजेक्ट कर दी थी ऑफर वैसे ही खत्म हो गई, ठीक है। ठीक है, ये मेरे बच्चे उसकी तरफ से इनविटेशन ऑफर है, अच्छा ये कहा कि जब भी फिर आपका इरादा हो तो भेज दीजिएगा मुझे, अब उसने कहा कि कुछ दिनों के बाद उसने कहा कि भाई ले खरीद ले, उसने कहा कि यार अब मेरे पास पैसे नहीं, इसका मतलब क्या हुआ वो इनविटेशन ऑफर थी उस वक्त उसकी कि आपका इरादा बने जब भी तो मुझे बता दीजिएगा,
तो ये इनविटेशन ऑफर है। जब वो बताएगा तो फिर भी इसकी तरफ से ऑफर होगी, फिर उसकी मर्जी उसको एक्सेप्ट करे या ना करे, क्योंकि वैसे तो मामला खतरनाक हो जाए। ये ना हो कि उससे पहले वो चीज पहले भी खरीद के रखे और ये भी लेकर पहुंच जाए उसके पास, फिर वो ऑफर नहीं इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर बन जाए उसको। यानी कि इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर क्या है, मैं रेडी हूँ, आपने बताना मुझे आके मुझे ऑफर करना, मेरी मर्जी, फिर मैं आपको एक्सेप्ट कर लूँ या ना कर। एक तो होता है ना कि इतने दिनों में, अगर आपका इरादा हो तो इतने दिनों में आप मुझे ये चीज ला के दे दीजिएगा, वो तो ऑफर ही है। एक टाइम के साथ आपने बता दिया किसी को, अगर फिर भी अगर आपका इरादा बने तो आपके पास 2 दिन है, 2 दिन के अंदर 50,000 की ला के मुझे ये चीज भेज देना, तो वो भी मेरे बच्चे अगर बाहर देखा जाए तो वो इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर की तरह भी हो सकता है और वो ऑफर की तरह भी ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है, दोनों बराबर नहीं होती। ले बेटा, याद करें हमने रिजेक्शन और टर्मिनेशन में फर्क पढ़ा था, क्या फर्क था बोलो। रिजेक्शन हम खुद करते हैं और टर्मिनेशन बाय लॉ होती है। मेरे बच्चे याद है बचपन के अंदर हमने डिस्कस किया था कि अगर ऑफरर ने ऑफर की हो और एक्सेप्टेंस से पहले पहले उसकी डेथ होगी या वो पागल हो गया, तो ऑफर टर्मिनेट कर देगी। वहां पे लफ्ज क्या था, रिजेक्ट नहीं हो जाएगी, टर्मिनेट कर देगी, कानून की निगाह में ही ऑफर खत्म हो जाएगी। जैसे मान लो कि मिस्टर ए ने, आज की तारीख क्या होगी, 21 अक्टूबर को मिस्टर ए ने ऑफर का लेटर लिखा और मेरे बच्चे 25 अक्टूबर को मिस्टर बी को ये ऑफर का लेटर मिल गया। मेरे बच्चे मिस्टर बी ने एक्सेप्टेंस का लेटर लिखा 28 अक्टूबर को और उसको पोस्ट कर दिया, और मिस्टर ए की डेथ होगी मेरे बच्चे 24 अक्टूबर को, लेकिन इसके मरने की खबर मिस्टर बी को 28 अक्टूबर को लेटर पोस्ट होने के बाद मिली। फिर तो इट्स ओके, कॉन्ट्रैक्ट बन गया और ये बिल्कुल वैलिड हो, ऐसे ही मेरे बच्चे। लेकिन मेरे बच्चे अगर अज्यूम कर लो 28 अक्टूबर को उसने लेटर पोस्ट किया एक्सेप्टेंस का, ये 24 को मिस्टर ए मर गया, उसके मरने की खबर मिस्टर बी को 28 अक्टूबर से पहले मिल गई, तो मिस्टर ए की ऑफर क्या कर देगी, टर्मिनेट कर देगी। ये टर्मिनेट कर गई, जब वो पागल हो गया, दोनों कानून की निगाह में उसकी ऑफर खत्म हो। याद रखोगे इस बात को, मुश्किल तो नहीं। एन ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड इफ इट हैज बीन टर्मिनेटेड अर्लियर। चलें इस तरह और भी एग्जांपल लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपको और भी सोचने का मौका मिले। बिल्कुल पॉसिबल टर्मिनेट कर सकते हैं, 2 दिन के अंदर ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं, 2 दिन गुजर गए तो कानूनी तौर पे वो जो पीछे आप पढ़ के आए हैं, इनकार के अलावा बाकी जो चीजें हैं मोस्टली वो टर्मिनेशन वाली ही है। ले बेटा मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी, आपके पास वो खास किस्म की मेडिसिन है कोविड के लिए, वो मेडिसिन मुझे सप्लाई करते हैं, ऑफर की उसको। अभी उसने एक्सेप्ट नहीं किया उसको, और उससे पहले ही उस मेडिसिन के ऊपर कानून ने पाबंदी लगा दी, पाकिस्तान में इसकी खरीदो फरोख्त मना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मेरे बच्चे कानूनी तौर पे इसकी ऑफर क्या कर गई, टर्मिनेट कर गई। अब उसको वो एक्सेप्ट करेगा तो ये गैर कानूनी काम होगा पाकिस्तान, याद रखेंगे। तो ये भी टर्मिनेशन ही है, ऑफर को कानून ने खत्म कर दिया मेरे बच्चे। जहां पर भी कानूनी तौर पे ऑफर खत्म हो जाए, चाहे वो ऑफरर के मरने पर हो, चाहे वो कानून की तरफ से कोई नई रेगुलेशन बन जाए, तो किसी भी तरीके से इसको क्या बोलेंगे, ऑफर क्या करेगी हमारी, टर्मिनेट हो। रिजेक्शन में बस इतना शायद दिमाग में रखिएगा, खुद इनकार कर रहे हो तो रिजेक्शन है, कानून जहां जहां पे ऑफर को खत्म कर रहा है। और पीछे आप पढ़ के आए हो ना, लैप्स ऑफ ऑफर। अब देखो जस्ट एग्जांपल, हमने क्या कहा था कि मिस्टर ए जब ऑफर करेगा तो अगर बीच में कंडीशन है, कंडीशन समेत मिस्टर बी ने एक्सेप्ट करना है, ऐसा था कि नहीं। मिस्टर बी ने क्या किया, उसमें कोई कंडीशन कम कर दी या ऐड कर दी, कानूनी तौर पर ऑफर क्या करेगी, टर्मिनेट हो। तो पीछे अगर भाग के जाओगे आप, लैप्स ऑफ, यहां से एक एक करके देख लो, ये तो खुद इनकार कर रहा है, नोटिस ऑफ रेवोकेशन दे दो कि उसको मैंने क्या कर दिया, मैंने तेरी ऑफर को एक्सेप्ट ही नहीं करना भाई, रिवोक कर दो आप खुद उसको। नहीं यहाँ पे इसकी तरफ से ना, हाँ ये भी टर्मिनेशन ही है। इसकी एक्सेप्टेंस से पहले पहले उसको खत भेज दो, भैया मैंने अपनी ऑफर वापस ले ली, तो कानूनी तौर पे ऑफर क्या कर देगी, यानी कि ये तो ऑफर खुद कह रहा है ना, भाई मैं अपनी ऑफर क्या कर रहा हूँ, वापस ले रहा हूँ, तो उसकी ऑफर क्या हो जाएगी, कानूनी तौर पे खत्म हो जाएगी अगर एक्सेप्टेंस नहीं दी थी। उसके बाद दूसरा हमने पढ़ा था, अगर टाइम बीच में रखा हुआ था, टाइम गुजर गया, तो ऑफर क्या कर देगी, टर्मिनेट हो जाएगी अगर वो वक्त गुजर गया। इसी तरह हमने डिस्कस किया था कि अगर कंडीशंस हो तो कंडीशन समेत एक्सेप्टेंस देनी है, अगर आपने कंडीशंस कोई नहीं मानी तो कानूनी तौर पे ऑफर क्या कर देगी, खत्म हो जाएगी। फिर हमने डिस्कस किया था कि अगर वो मर गया हो या पागल हो गया हो, एक्सेप्टेंस से पहले पहले, और इसका नॉलेज में चला गया हो, जो ऑफरी है उसके नॉलेज में आ गया हो, वो मर गया है ऑफर या पागल हो गया, तो दोनों सूरतों में ऑफर क्या कर देगी, टर्मिनेट हो जाएगी। और ये था कि रिजेक्शन, इनकार कर दिया उसने।
तो अगर इनकार किया खुद, ये भी मेरे बच्चे ऑफर क्या करेगी, रिवोक तो होगी, लेकिन ये टर्मिनेशन नहीं, ये रिजेक्शन होगी। लेकिन नॉन एक्सेप्टेंस क्या है, टर्मिनेशन ही। मतलब अगला बंदा ये इनकार ही समझो, यानी कि नॉन एक्सेप्टेंस को भी कानून ने कहा था कि अगर वो नहीं कर रहा तो इसको इकरार नहीं करना आपने, ये इनकार ही समझो है, तो ऑफर क्या कर जाएगी, टर्मिनेट ही होगी। उसके बाद हमने डिस्कस किया था अगर काउंटर ऑफर हो जाए तो पहली ऑफर क्या कर जाती है, कानूनी तौर पर टर्मिनेट हो जाती है। तो ये सारी मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था, ये सारा बात जो भी मामला था, आई होप कि थोड़े बहुत समझ आ गई होगी। हालांकि इनमें था कुछ नहीं, लेकिन फिर भी हमने अच्छा खासा बिला वजह टाइम लगा दिया कि टर्मिनेशन और रिजेक्शन में क्या फर्क है। लेबर, ये अलहदा नया टॉपिक है, ये पीछे वाला मामला खत्म हो गया। ऑफर मेरे बच्चे ये सारा हमने डिस्कस कर लिया कि एक्सेप्टेंस कौन सी वैलिड हो, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस या कंडीशंस फॉर वैलिड एक्सेप्टेंस 6 हैं। आज के बाद जब भी आपसे एक्सेप्टेंस की कंडीशन या एसेंशियल पूछे जाएं, ये 6 के 6 आपने लिखने हैं, बीच में आपको एडिशनल पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं। उसके एडिशनल पॉइंट का लफ्ज लिखे बगैर, ये लफ्ज लिखे बगैर आपने उसी तरह 6 के 6 लिखते जाना है ना, 6 ही है ना, बता दोगे ना जब पूछेंगे कभी, ठीक हो गया। और इसमें सबसे जो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है वो मेरे बच्चे, ये ऑफरी मस्ट बी अवेयर ऑफ द ऑफर, यानी कि ऑफरी को ऑफर का पता होना चाहिए, तभी वो एक्सेप्टेंस दे सकता है। ले बेटा ये भी जरा आई कैप ने पूछ रखे, एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस आर रिसीविंग कंसीडरेशन। कहता है एक्सेप्टेंस देने का एक और तरीकाकार भी है, एक्सेप्टेंस आप कुछ कंडीशन पूरी करके या कंसीडरेशन देकर भी, जैसा पहले जरा वो देखिएगा, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक ऑफर की कि मिस्टर बी, चलें जरा उल्ट कर दें इसको, मिस्टर ए कह रही, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी, मेरी ये बाइक मुझसे 1 लाख रुपए की खरीद लो। अगर आप हां करते हो तो ये जो कमिंग संडे है, मान लो मंडे है, वो आएगा, अज्यूम कर लो 27 को, क्योंकि कैसे भूल सकते हैं 28 को रिजल्ट है बच्चों का, वो ट्यूसडे है, तो 27 को फिर क्या है, मंडे ही हो। तो 27 अक्टूबर को सुबह 11 बजे, 11 बजे तक हाफ अमाउंट 50,000 मेरे अकाउंट में जमा करवा। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को क्या ऑफर की है, मिस्टर बी, मैं अपनी बाइक 1 लाख रुपए की तुझे बेचना चाहता हूं, अगर आप ये खरीदना चाहते हो तो 27 अक्टूबर को सुबह 11 बजे तक आधी अमाउंट मेरे अकाउंट में जमा करवा दो। अकाउंट भी बता देगा उसने। मिस्टर बी की तरफ से कोई हाँ ना में जवाब नहीं आया, लेकिन उसने क्या कर दिया, मंडे को 11 बजे तक हाफ अमाउंट, 11 बजे तक हाफ अमाउंट उसके अकाउंट में जमा करवा दो। तो कानून कहता है ये भी एक्सेप्टेंस है, इसको आपने वो नॉन एक्सेप्टेंस नहीं समझना कि उसकी तरफ से कोई जवाब ही नहीं आ रहा, नहीं, ये जवाब आ गया है, उसका कंसिडरेशन पे कर देना। या ये कंडीशन भी तो थी ना एक्सेप्टेंस के लिए, कि अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हो तो फलानी तारीख को इतने बजे तक इतनी अमाउंट मेरे अकाउंट में जमा करवा दो, तो ये कंडीशन भी है। और मेरे बच्चे उसने क्या कर दिया, या कंसिडरेशन भी है, कंसिडरेशन मांग रहा हो इस शक्ल में, तो कंसिडरेशन पे कर दो, या उसकी कोई कंडीशन ऑफर में हो वो कंडीशन पूरी कर दो। तो कानून कहता है ये भी क्या है, ये एक्सेप्टेंस ही है। आप ये नहीं कहेंगे आपने कौन सा आना में मुझे जवाब दिया था, है तो ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। कानून ने कहा कि अगर उसने उस तरह अमाउंट पे कर दी थी, ये क्या होगी, ये बिल्कुल वैलिड एक्सेप्टेंस होगी। अब इन दोनों का क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। क्या रखोगे इस बात को कि एक्सेप्टेंस। अब ये बच्चे बार बार मुझे पूछते हैं कि फिर शाम को एक मैसेज भी आ जाता है अक्सर कि सर इसका दोबारा बता दें यहाँ पे क्या हुआ था। भाई हमने ये डिस्कस किया है कि जब ऑफरर ऑफर करे और ऑफर में कुछ कंडीशन रख दे या उससे कंसिडरेशन मांग रहा हो ऑफर से, और ऑफरी क्या कर दे, उसकी बताई हुई कंडीशन पूरी कर दे, या उसमें जो कंसिडरेशन मांग रहा था वो कंसिडरेशन पे कर दे उसके कहने के मुताबिक, तो हम कहेंगे उसकी तरफ से एक्सेप्टेंस हो गई, चाहे वो मुंह से ना बोले या बाय कंडक्ट एक्सेप्टेंस है सादे अल्फाज में। ये पीछे हम पढ़ गए थे ना, एक्सेप्टेंस कैसे कैसे हो सकती है, बाय वर्ड स्पोकन, रिटन और बाय कंडक्ट। तो बाय कंडक्ट की ये भी एक एग्जांपल है जो पीछे हम पढ़ते आ रहे हैं, उसने एक्सप्रेस ऑफर की और उसने बाय कंडक्ट क्या कर दिया, उसकी एक्सेप्टेंस दे दी। जैसे मैं आपको कहता हूं कि बेटा अगर आप ये बाइक मुझे 50,000 की बेचना चाहते हो तो आज कॉलेज में छोड़ जाना इस बाइक, तो आप क्या करेंगे, उस बाइक को कॉलेज में छोड़ गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने मेरी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। क्या रखोगे इस बात को। तो ऑफर एक्सेप्ट कैसे हो सकती है मजीद, वो कोई कंडीशन पूरी करके भी हो सकती है और कंसिडरेशन पे करके भी हो सकती है। अगर आप कंसिडरेशन पे कर दें या कोई कंडीशन पूरी कर दें जो ऑफर में एक्सेप्टेंस के लिए रखी हुई थी, अगर एक्सेप्टेंस की कंडीशन पूरी कर दें या उसमें मांगी हुई कंसिडरेशन पे कर दें कंडीशन के मुताबिक, तो दोनों सूरतों में ऑफर क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। कहता है परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन ऑफ ए प्रपोजल आर द एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर ए रेसिप्रोकल प्रॉमिस। अच्छा, रेसिप्रोकल प्रॉमिस मेरे बच्चे एक सादी सी बात होती है, हाँ वादे के बदले वादा, इसको रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहते हैं।
फ्यूचर के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उन दोनों में मेरे बच्चे क्या होती है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस। वादे के बदले सिर्फ वादा ही होते हैं। जैसे आप कहते हो सर ये मोबाइल हमें 10,000 का भेज दें अगले हफ्ते मंडे को, ये मोबाइल मुझे 10,000 का दे दीजिएगा, मैं आपको 10,000 दे दूंगा। मैंने हाँ कर दी। अब मेरे बच्चे हमें आज तो कुछ नहीं मिला है, दोनों को एक दूसरे को क्या मिली है कंसिडरेशन के तौर पे, प्रॉमिस। याद है पीछे हम पढ़ के आए थे कि अगर फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उसमें एक्चुअली प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन का होना जरूरी था एग्रीमेंट बनाने के लिए। लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पे कंसिडरेशन तो अभी फॉरन दोनों को तो कुछ भी नहीं मिला, लेकिन मिलने का वादा तो है। ये जो हम एक दूसरे के साथ वादे करते हैं उसी का दूसरा नाम रेसिप्रोकल प्रॉमिस भी है, यानी कि प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस, उसको क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल प्रॉमिस। कहता है कि परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन ऑफ ए प्रपोजल आर द एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर ए रेसिप्रोकल प्रॉमिस व्हिच मे बी ऑफर्ड विद द प्रपोजल इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल। यानी कि ऑफर करते वक्त अगर उसके अंदर कोई कंडीशन थी या कोई कंसिडरेशन मांगी गई थी, अगर आप उस कंडीशन को या उस कंसिडरेशन को परफॉर्म कर दें या पूरा कर दें तो मेरे बच्चे ये भी एक्सेप्टेंस ही होती। नहीं ना समझे? मुश्किल नहीं है, लेकिन बहरहाल इसको हजम करने की कोशिश कर रही। तो बेटा जिस तरह ऑफर रिवोक हो सकती है उस तरह एक्सेप्टेंस भी रिवोक हो सकती है, लेकिन एक्सेप्टेंस रिवोक होने का भी मेरे बच्चे एक तरीकाकार है। याद रखें बचपन में हमने पढ़ा था, पहले तरह आपके सामने सिचुएशन ले आते हैं। मिस्टर ए ने आज 21 अक्टूबर को ऑफर का लेटर लिखा और मिस्टर बी को ये ऑफर का लेटर मेरे बच्चे मिल गया 23 अक्टूबर को, और इसने एक्सेप्टेंस का लेटर लिखकर पोस्ट कर दिया 26 अक्टूबर को, और ये एक्सेप्टेंस का लेटर मिस्टर ए को मिला है 29 अक्टूबर। अगर आप सियाने हो और ये थोड़ा सा गौर कर सकते हो इसके ऊपर, मुझे ये बताओ ऑफर कब तक रिवोक हो सकती है? कानून देखो, सब हर चीज का हल क्या है, कानून। जैसे ही ये कहा कि ऑफर कब तक रिवोक हो सकते हैं, आपके दिमाग में वो अल्फाज आने चाहिए थे, एक्सेप्टेंस से पहले पहले हम ऑफर को रिवोक कर सकते। ये तो हमें कानून का, सबसे पहले कानून का पता होना चाहिए। अब जब हमें कानून का पता चल गया, हमने कहा कि ये सर क्योंकि बात कर रहे हैं खत की, और खत के मामले में एक्सेप्टेंस कब होती है? जब वो लेटर लिखकर ऐसे पोस्ट कर दे ऑफरी कि उसकी पहुंच से बाहर निकल जाए, तो एक्सेप्टेंस हो जाती है ऑफरर के लिए। फिर ऑफरर अपने ऑफर से नहीं मुकर सकता। इसका मतलब ऑफर अगर रिवोक करना चाहें तो इस तारीख से पहले पहले रिवोक कर सकते हैं, 26 अक्टूबर से, ऐसे ही। अब सेम असूल मेरे बच्चे एक्सेप्टेंस पर भी है। कानून कहता है कि एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन एज अगेंस्ट एक्सेप्टर कंप्लीट होने से पहले पहले एक्सेप्टर चाहे तो अपनी एक्सेप्टेंस भी रिवोक कर सकता है। याद है हम कहते थे एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती थी? हमने कहा था किसके लिए है भाई, ऑफरर के लिए कब कंप्लीट होती थी? 26। और हमने कहा था 26 को जब हो गया लेटर पोस्ट, अब वो ऑफरर अपनी ऑफर से नहीं मुकर सकता। लेकिन कानून ने फिर एक्सेप्टर को भी थोड़ा सा टाइम दिया था। एक्सेप्टर को कहा कि भाई आप भी अपनी एक्सेप्टेंस से मुकरना चाहें, वापस लेना चाहें, तो आप भी अपनी एक्सेप्टेंस वापस ले सकते हो, लेकिन जब तक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन आपके अगेंस्ट कंप्लीट ना हो जाए। तो हमने कहा था, फिर देखा कि सर ये एक्सेप्टर के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती? हमने कहा था जब इसका लेटर ऑफर, इसकी एक्सेप्टेंस का लेटर ऑफरर के नॉलेज में आ जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेप्टर अगर अपनी एक्सेप्टेंस वापस लेना चाहे तो कब तक ले सकता है? 29 अक्टूबर से पहले पहले। याद रखोगे इस बात को? अब अगली बात, अब तो थोड़े से इसमें मिर्च मसाले भी डाले ऊपर। उसने क्या किया, उसने मेरे बच्चे एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन का लेटर लिख दिया 25 अक्टूबर को। नहीं, अभी 26 को तो एक्सेप्टेंस दिया था, मैं भी बहक गया। इसने लिख दिया 27 अक्टूबर को एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन का लेटर, और ये मेरे बच्चे मिल गया मिस्टर ए को, अज्यूम कर लो 30 अक्टूबर को। मुझे बताओ क्या एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन वैलिड है? क्यों नहीं है बोला? क्योंकि सर एक्सेप्टेंस का लेटर पहले पहुंच गया है, रेवोकेशन का बाद में, तो रेवोकेशन वैलिड नहीं है, एक्सेप्टेंस वैलिड है। तो बेटा अगर इसको रेवोकेशन का लेटर मिल गया 28 अक्टूबर को, तो फिर अब अगली बात, अगर रेवोकेशन का लेटर भी उसको 29 को ही मिल गया, दोनों उसके सामने लेटर आए पड़े हैं, डाकिया दोनों इकट्ठे दे गया। हाँ, जो पहले ओपन। अब अगली बात, अगर उसने जो एक्सेप्टेंस का लेटर लेटर लिखा था बाय पोस्ट भेजा, और रेवोकेशन का ईमेल भेजा, और दोनों इकट्ठे मिल गए, इधर से डाकिया वो दे गया, उधर से मान लो कि नोटिफिकेशन भी आ गई, ईमेल मिल गया, फिर नहीं। यहां पे लॉ कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक जराये से भेजी हुई चीज हम पहले कंसीडर करते हैं, तो रेवोकेशन वैलिड हो।
क्योंकि कानून कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक मींस आपके डायरेक्टली एक्सेस में होते हैं, जो भी है, तो आप उसको पहले चेक करते हैं हमारे नजदीक। अगरचे ये किताब में नहीं असूल लिखे हो, लेकिन एक आधी दफा अगर वो पेपर में पुराने वक्तों में पूछ चुका, तो ये ना हो कि वो दोबारा भी कभी पूछ ले, तो हमें कम से कम पता होना चाहिए। आई मीन ये इस तरह की ये जो मिर्च मसाले हैं ना, ये कभी रेयर पूछता है, लेकिन ये वो पूछते हैं जो इर्द गिर्द तंग करने वाले होते हैं ना आपको। ला तू कितों पढ़ रहे हैं, सस्ता पढ़ रहे हैं, तो फिर तेरे कॉन्सेप्ट भी तेरे सस्ते होने ने, अच्छा 10 इतने की होएगा। वो तंग करने वाले जो लोग हैं ना, सिर्फ वो आपको तंग करने के लिए इस तरह की बातें पूछते हैं, उनके लिए आपको कम से कम थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। लेकिन आई क्या भी उसने पुराने वक्तों में पूछ रखा है, तो अब भी पूछ सकता है। ये तो बहुत पुराना नहीं हुआ, ये इलेक्ट्रॉनिक वाला मामला था नहीं बेटा। तो असूल देख लें। एंड एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस है कौन सी बला? ये वाली एक्सेप्टेंस का लेटर जो लिखा था उसने 26 अक्टूबर, कहता है एक्सेप्टेंस, ये वाली एक्सेप्टेंस may be revoked at any time before the communication of its acceptance is complete as against the acceptor but not afterwards। यानी कि एक्सेप्टर अपनी एक्सेप्टेंस को उस वक्त तक रिवोक कर सकता है जब तक उसकी एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन उसके खुद के अगेंस्ट कंप्लीट ना हो। और खुद के अगेंस्ट कब कंप्लीट होगी? जब उसकी एक्सेप्टेंस ऑफरर के नॉलेज में आ जाए, तो एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगी उसके अगेंस्ट। तो उससे पहले पहले आप क्या कर सकते हो? अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकते हो। याद रखोगे? इसका मतलब क्या हुआ? अभी भी कॉन्ट्रैक्ट जो बना था यहाँ पे, उन 26 अक्टूबर को जो कॉन्ट्रैक्ट बन गया था, वो एक्चुअली किसके लिए बना था? मिस्टर ए के लिए। क्योंकि मिस्टर बी तो अभी भी क्या कर सकता था? अपनी उस एक्सेप्टेंस को वापस ले सकता। ऐसे ना मेरे? रिटर्न टेस्ट नहीं आज इनका? अच्छा, वापस करने वाला। मैंने मैंने वही कहा कि इन बच्चों का सी लॉ का लेंगे क्लास में, ये बच्चे तो वैसे सॉल्व करके लेके जाएंगे। लो बेटा, मेरा ख्याल है कि रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का असूल का पता चल गया। ये कानून पहले लिखा करना, कहीं पर भी आज के बाद रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की बात करना, हुई है या नहीं, या वैसे पूछ रहे रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस होती क्या है, या ये पूछ रहे कि इस सिचुएशन में हुई है कि नहीं। सिचुएशन नहीं सीधा कूद पड़ना है यहां पे हुई है कि नहीं, हम वहां पे लड़ाई कर रहे हो। सबसे पहले क्या बताना है? कानून। कानून क्या कहता है? कानून कहता है कि एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन हो सकती है, लेकिन जब तक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन एज अगेंस्ट एक्सेप्टर कंप्लीट ना हो जाए, उससे पहले पहले वो क्या कर सकता है? अपनी एक्सेप्टेंस वापस ले सकता है। याद रखोगे इस बात को। अब अगली बात मेरे बच्चे, जरा थोड़े से ये सारी चीजों को इकट्ठा करके जरा मुझे बता दीजिएगा। हमारे पास हैं 2-3 मिनट, माशाल्लाह सियाने लोग आप हो। यहाँ पे कम से कम कोई 7 से 9 सवाल बनते हैं। ये जो आपके सामने भी होगा ना, यहाँ पे अन्यवा सवाल हों जो आई क्या पूछ सकता है। आई क्या तो 4 से 5 पूछ रहा है, लेकिन मार्जिन जितने भी हैं, जो जो 9-10 सवाल हैं, वो सारे के सारे हमें पता होने चाहिए। लो बेटा, मुझे बताएं, ऑफर का लेटर लिखा है मिस्टर ए ने, कब लिखा नजर आ रहा है आपको? 11 अक्टूबर को। और ये कब मिला है मिस्टर बी को? 17 अक्टूबर को। मिस्टर माजरत, ये चीजें जरा थोड़ी सी तरतीब के साथ नहीं आएंगी, ले आते हैं सारी के सारी तरीके आपके सामने आ जाएंगे, फिर आपसे पूछना शुरू कर देंगे। लेकिन इसने एक्सेप्टेंस का लेटर लिखा है 20 को और पोस्ट किया है 25 को। बात समझ आ रही? और इसकी एक्सेप्टेंस का लेटर मेरे बच्चे मिस्टर ए को मिल गया है 30 अक्टूबर को। चीजें समझ आ रही है कुछ? अब मेरे बच्चे एक एक करके मुझे सवाल देते जाइएगा, और फिर जरा पूछते जाते हैं आपसे कि सबसे पहले मुझे ये बताओ, ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई? कहाँ? यहाँ पे ये तो नहीं सोचा कि किसके लिए? बेशर्मी होगी, बेशर्मी होगी, बेशर्मी होगी अगर आप ऑफर के मामले में पूछे किसके लिए, क्योंकि ऑफर का जनरल साधा सा रूल है, जब ऑफरी के नॉलेज में आए। तो कब, कौन सी तरीके बता रहे हो? एक सवाल तो आई ये पूछता है, ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई? आपने सही जवाब दे दिया। अब अगली बात बताओ, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई? हाँ, यहां पे जरूरी है एज अगेंस्ट एक्सेप्टर। पक्की बात? तो सर, एक्सेप्टर के अगेंस्ट कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई? 30 अक्टूबर को एक्सेप्टर के अगेंस्ट। एज अगेंस्ट ऑफर 25 अक्टूबर को। 20 को तो नहीं ना? 25 अक्टूबर को एज अगेंस्ट ऑफर एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई। ऐसे ही 3 सवाल हो गए। अब चौथा सवाल, ऑफर अपनी ऑफर कब तक रिवोक कर सकता है? पहले कानून, अब तारीख भी बतानी है। खाली ये खाली कानून ना बता देना उसको, फिर यहाँ पे तारीख से भी लिंक करना है उसको। क्योंकि अगर खाली बता दोगे ना, आधा नंबर, मान लो एक नंबर आधा मिलेगा, 2 नंबर है तो 1 मिलेगा, क्योंकि आधी बात कर रही है आप। अब बताओ, आपने कहा कि एक्सेप्टेंस से पहले पहले एक्सेप्टेंस, अब बताओ तारीख क्या है? 25। ऐसे में ये सवाल नंबर कौन सा आंसर कर दिया आपने? 4। तो 4 सवाल, एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक हो सकती है?
सॉरी, ऑफर कब तक रिवोक हो सकती है? एक्सेप्टेंस से पहले। अब मुझे बताओ एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक हो सकती है? एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक हो सकती है? कानून क्या था? एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन एज अगेंस्ट एक्सेप्टर कंप्लीट ना हो, और एज अगेंस्ट एक्सेप्टर एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती थी? जब उसकी एक्सेप्टेंस ऑफरी के सॉरी ऑफरर के नॉलेज में आ गई, ऐसे ना मेरे? तो वो कौन सी तारीख है? 30। तो 5 सवाल हो गए। अब अगले जो 4 सवाल हैं वो है रेवोकेशन। अब अज्यूम कर लो मेरे बच्चे, वो भी आपको पता है, तो थोड़ा सा बस देखिएगा, सिर्फ 2 चीजें रहेगी हल्की सी, वो इंशाल्लाह हम कल डिस्कस कर लेंगे, फटकाना नहीं, कोई मसला नहीं, ये थोड़ी है कि आज हमने खत्म करना ही था इसको। अब मेरे बच्चे देखिएगा, गौर कीजिएगा। मिस्टर ए ने अपनी ऑफर की रेवोकेशन का लेटर लिखा 13 अक्टूबर को। ये ऑफर की रेवोकेशन का लेटर है, याद रखोगे। ये रेवोकेशन का लेटर मेरे बच्चे मिस्टर बी को मिला है 24 अक्टूबर को। ये रेवोकेशन का लेटर इसको मिला है। मुझे बताओ रेवोकेशन वैलिड है कि? तो ये आंसर नंबर 6 कर दिया आप, ठीक हो गया। मिस्टर बी ने क्या किया, अपनी एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन का लेटर लिखा मेरे बच्चे 26 अक्टूबर। ये इसने एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन का लेटर, और इसकी एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन का लेटर मेरे बच्चे उसको मिला है 1 नवंबर को। सॉरी 21। बताओ वैलिड नहीं है, तो ये आपको आंसर नंबर 7 मिलेगा। अब आखिरी जो बात रहेगी वो है रेवोकेशन की कम्युनिकेशन। जिस तरह ऑफर की कम्युनिकेशन होती थी, कब कंप्लीट होती है ना? कि ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है। अब तीसरी चीज आ गई कि रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है। कानून उसका क्या है? अब देखना, मिस्टर ए ने अपनी ऑफर की रेवोकेशन लिखी, कब लिखी उसने? 13 अक्टूबर को लेटर लिखकर पोस्ट कर दिया, और ये मिला कब मिस्टर बी को? वही ऑफर की रेवोकेशन की बात कर रहा हूं, ये मतलब होगी ताकि आप कंफ्यूज नहीं। कब उसको मिला था? 24 अक्टूबर को। अब पहले कानून सुन लो, फिर आई होप कि उसके बाद आप मुझे बता दो। सेम एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है? हम क्या बोला करते थे किसके लिए? आज के बाद जब ये पूछा जाए कि रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है, फिर बोला करेंगे किसके लिए? एक्सेप्टेंस के लिए भी और रेवोकेशन के भी, क्योंकि यहां पर भी एक रेवोकेशन करने वाला है और एक वो जिसको रेवोकेशन मिलनी है। अब कानून पहले सुन लो। कानून कहता है कि रेवोकेशन के मामले में बिल्कुल एक्सेप्टेंस से ऑपोजिट है। कानून कहता है कि रेवोकेशन की कम्युनिकेशन जो तो रेवोकेशन कर रहा उसके लिए उसी वक्त कंप्लीट हो जाती है जब वो लेटर लिखकर ऐसे पोस्ट कर दे उसकी पहुंच से बाहर निकल जाए। करने वाले के लिए रेवोकेशन की कम्युनिकेशन उसी वक्त कंप्लीट हो जाती है कि अब तू अपनी रेवोकेशन से नहीं मुकर सकता, अगरचे तेरी तरफ से रेवोकेशन हो गई है, कम से कम कम्युनिकेशन हो गई। वैलिड है कि नहीं वो बात का मामला है, ये नहीं कहना कि वैलिड भी होगी, नहीं नहीं। कानून सिर्फ ये कहता है कि जो करने वाला होता है रेवोकेशन, जब वो रेवोकेशन लिखता है और पोस्ट कर दे, ऐसे पोस्ट कर दे उसकी पहुंच से बाहर निकल जाए, करने वाले के लिए उसी वक्त कंप्लीट हो जाती है। लेकिन जिसके लिए की है जब उसके नॉलेज में आएगी। अब जरा इसके लिहाज से मुझे बताओ ऑफर की रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई? हाँ ये जरूरी है यहां पे। अब मुझे बताओ एक्सेप्टर के लिए जब उसके नॉलेज में आ गई थी ऐसी, और ऑफरर के लिए जब उसने लेटर लिखकर पोस्ट कर दिया था उसी दिन। फिर मुझे बताओ वैलिड थी कि नहीं? वैलिड भी थी, ये बात में है। खाली कम्युनिकेशन के ऊपर आपने ये डिसाइड नहीं करना कि वैलिड है कि नहीं, वो तो जस्ट तारीखें पूछ रहा है। तारीखों के बाद फिर अगली बात आपने वो तीसरा सवाल आएगा कि बच्चा बताओ ये वैलिड है कि नहीं। हम कहेंगे वैलिड नहीं है। चाहे कम्युनिकेशन देखो उसके अगेंस्ट कब कंप्लीट होगी? 13 को ही। इसके अगेंस्ट कब हुई? 24 को। जबकि इसने ये यहाँ पे तो वैलिड है ना, ये रेवोकेशन क्या है यहाँ पे? वैलिड है, क्योंकि एक्सेप्टेंस उसने कब लिखी थी? 25 को, जबकि उसकी रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कब होगी थी? 24 को। याद रखोगे। अब इसी तरह मिस्टर बी ने अपनी एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन का लेटर लिखा 26 अक्टूबर को। इसने एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन का लेटर लिखा, और इसकी एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन का लेटर मेरे बच्चे मिस्टर ए को मिला 29 अक्टूबर। मुझे बताओ एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन कब कंप्लीट हुई? हाँ किस जरूरी है करने वाले के लिए, एक्सेप्टर के लिए, जब उसने लेटर लिखकर पोस्ट कर दिया था, ऐसे पोस्ट कर दिया उसकी अपनी पहुंच से बाहर निकल गई। और जिसके लिए की है जब उसके नॉलेज में आ गई, और वो कौन सी है तारीख? 29। अब अगली बात बताओ वैलिड है कि नहीं? वैलिड भी है। तो याद रखो कि खाली कम्युनिकेशन की बेस पे नहीं, वो तो कम्युनिकेशन की सिर्फ तरीके पूछेगा आपसे। फिर आपने उसको देखना कि वैलिड है कि नहीं। कल इसकी दोबारा प्रैक्टिस करेंगे मेरे बच्चे। ये एंड था, जो हो सकता है वो यही था। सिर्फ हमने आगे रीड करना है मेरे बच्चे, ये सिर्फ 2 लाइनें
रीड करने वाली होंगी वो इंशाल्लाह कल रीड करके ये फौरन से कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन बहरहाल इंशाल्लाह कल इसकी दोबारा प्रैक्टिस करेंगे। और ये नंबर भी बता दें साथ साथ। ये एमसीक्यू था सादा वाला। अच्छा।